तो बड़ा सरल सा सूत्र कि ये अंतर संबंधित जगत का प्रवाह है। तुम्हारी ही चेतना पूरे विश्व को व्याप्त किए हुए है। लेकिन इस सरल से सूत्र को ही अगर आप अनुभव करना शुरू कर दें तो इससे गहरा ध्यान, इससे व्यापक ध्यान की घटना और कोई नहीं हो सकती। तुम कहीं भी इस घटना का अनुभव करना शुरू करो और तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तुम जनक इसमें जैसे प्रकृति को ले आए हैं, प्रकृति से शुरू करो। तुम अपने लव्ड वन से शुरू करो, फिर तुम चारों तरफ जो पूरा जगत है उससे शुरू करो। तुम देखो कभी कोई तुम्हारा प्रिय तुम्हारे सामने बैठा हो और तुम देखना शुरू करो कि कहाँ पर अंतर है। मेरे और उसके होने में डिफरेंस कहाँ पर है, कहाँ पर वो ख़त्म होता है, कहाँ पर मैं शुरू होता हूँ। कौन सी चीज़ है जो हमको बांटती है और कौन सी चीज़ है जो हमको जोड़ती है। पहले हो सकता है ये इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअली भी यानी बौद्धिक रूप से भी शुरू किया तो धीरे धीरे हम उसके ऊर्जागत उसमें प्रवेश करेंगे। और ऊर्जागत जो घटना है वही ध्यान की घटना है। तुम देखोगे, देखते देखते तुमको सोर्स का रियलाइजेशन होगा, स्रोत का दर्शन होगा। तब तुमको दिखाई देगा कि जो स्रोत है यानी कि जो फंडामेंटल कॉन्शियसनेस है उसी के बीच एक आकार ये बना है, एक आकार ये बना है। उस विशेष प्रकार के शरीर मन के आकार से टकराने के कारण एक अलग तरह का एक्सप्रेशन पैदा हुआ है, एक अलग तरह की अभिव्यक्ति पैदा हुई है। और इस विशेष प्रकार के शरीर मन के आकार और व्यवस्था से टकराने के कारण उस चेतना से अलग तरह की अभिव्यक्ति पैदा हुई है। अभिव्यक्तियों के भेद हैं लेकिन मौलिक रूप से कोई भेद नहीं। जैसे सागर की सतह पर एक लहर कहीं वहां उठी है और एक लहर कहीं यहां उठी है, उन लहरों के अपने आकार प्रकार में अंतर हो सकता है, उनके प्लेसिंग में, उनके टाइम में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो मौलिक रूप से तो एक सागर से ही जुड़ी हैं। वही विस्तार ही है उनके अंदर, वही सब उनके अंदर भी है। सागर का खारापन, उसका स्वाद, उसकी सारी व्यवस्था। तो लहरें बिल्कुल मौलिक रूप से एक है। व्यक्ति भी इसी तरह से मौलिक रूप से एक है। कभी कभी तुमको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित क्यों कर देता है। देखिए, प्रभावित करने के कई पहलू हैं। एक तो तुम एडवर्टीजमेंट से, मार्केटिंग से प्रभावित कर सकते हो, लेकिन वो प्रभाव बनते हैं, बिगड़ते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तुम एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा करके किसी को प्रभावित कर सकते हो, वो भी बनते हैं और बिगड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, वो सबके बारे में तुम जानते हो। लेकिन जैसे प्रेम की घटना घटती है, दो लोगों के बीच प्रेम घटे और वो इस तरह से प्रभावित हो जाते हैं कि प्रभाव फिर मिटता ही नहीं। वो टाइम और स्पेस के परे चला जाता है, देश काल के परे चला जाता है। क्या होता है उसमें? प्रेम में होता क्या है? प्रेम उसी घटना को कहते हैं जहां पर व्यक्ति छोटे रूप में ही सही लेकिन इसी अनुभव को जी लेता है जिसको जनक कह रहे हैं कि पूरा विश्व मुझसे व्याप्त है। तो उसमें जो दो प्रेमी हैं वो ये देख लेते हैं कि दूसरा भी तुमसे ही व्याप्त है और तुम भी दूसरे से ही व्याप्त हो। यानी तुम्हारी ही जीवन ऊर्जा जैसे फैल गई है और जैसे दूसरे की ही जीवन ऊर्जा फैलकर तुम तक आ गई, एक डीप डाउन इंटरकनेक्टेड वननेस घट गई है। इसीलिए जोड़ है, इसीलिए वो खिंचाव है
अब तुम अलग नहीं अनुभव करते। बड़े स्तर पर चले जाएं, कभी तुम देखोगे किसी बुद्ध के, किसी गुरु के प्रेम में अनगिनत लोग पड़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक व्यक्ति जो इस अनुभव को जान रहा है, जब वो बैठता है तो वो तुम्हारे जीवन से भी उतना ही जुड़कर अभिव्यक्त हो रहा होता है जितना वो अपने शरीर मन से अभिव्यक्त हो रहा है। केवल अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है कि ये, बाकी है तो वही, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो है वो तो हमेशा है, लेकिन बस डिफरेंस अवेकनिंग का है। तो कोई व्यक्ति बैठा और उसकी दृष्टि में सब एक बुलबुलों का कार्य व्यापार है, लेकिन सबके अंदर एक ही हवा है। वो जानता है एक ही कॉन्शियसनेस, एक ही चेतना है, शरीर मन के अलग अलग आकार हैं। तो जो जो उससे अलाइनमेंट में आएंगे लोग, वो इतने ज़्यादा प्रभावित होंगे जिसकी कोई भी कल्पना नहीं करी जा सकती, क्योंकि वो अपना ही एक्सपेंशन हो जाएगा, अपनी ही एक्सपेंडेड स्टेट हो जाएगी। और फिर उसमें अड़चन इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो अलग अलग बॉडी माइंड से अलग अलग एक्सप्रेशन होंगे। अब जैसे यहीं पर रोशनी है, मान लीजिए अभी यहाँ हम अभी तमाम कांच के कुछ ऐसे बर्तन लाएं और उनको रख दें, तो उनके भीतर भी एक रोशनी दिखाई देगी जो उनके रंग रूप के हिसाब से फर्क होगी। अगर किसी पे कालिक जमी हो तो उसमें रोशनी में भी थोड़ा कालिकपन बनी रहेगी, धुंधली होगी रोशनी। नीला पीला आप कांच बदल देंगे तो रोशनी नीली पीली हो जाएगी, डिफरेंस रहेंगे। लेकिन डिफरेंस का बस केवल इतना ही मतलब है कि डिफरेंस होता है, अभिव्यक्ति में भिन्नता ही उसकी खूबसूरती है। और जैसे जनक ने शक्कर और गन्ने का उदाहरण ले लिया, तो वो भी अपने में अगर हम और गहराई से देखें तो बड़ा खूबसूरत है। वो अभी अपनी बात बताना चाह रहे हैं ठीक से, तो मिठास का उदाहरण लिया, लेकिन मिठास ही एक स्वाद तो नहीं है, स्वाद तो बहुत सारे हैं। उसमें कड़वाहट भी है, उसमें खट्टापन भी है, उसमें नमक है, उसमें स्वाद के भी बहुत वेरिएशन है। अगर वो अभी इसमें मिर्चे का उदाहरण लेते तो सबको शायद उतना एकदम से एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि मिर्च कुछ खाता है, कोई कोई नहीं खाता। मिठास ऐसी है जो करीब करीब सारे लोगों को पसंद आती है। अब मिठास केवल सीमित नहीं रहेगी, मिठास जब आएगी तो उसको बदलने के लिए फिर तुम कभी कड़वाहट की तरफ जाओगे, कभी नमक की तरफ जाओगे, बदलोगे उसको। और इसी तरह से देखा जाए कि हमारे विचार और भावों में भी ये स्वाद अलग अलग वेरिएशन में पड़े हुए हैं। कुछ विचार हमारे मीठे हैं तो हमारे जीवन के कुछ अनुभव मीठे हैं, इसी तरह से कुछ विचार खट्टे कसैले भी हैं तो हमारे जीवन में वो वैसे अनुभव लेकर आते हैं, कड़वे अनुभव लेकर आते हैं। लेकिन सारे अनुभवों का आना जरूरी है, सब आएंगे। अगर उन्होंने शक्कर और गन्ने के रस की बात कर दी तो ये ना सोचे केवल वही जीवन में रहना है। कोई केवल जिंदगी भर गन्ना खा के तो नहीं रह सकता, कोई रहता भी नहीं है। आयुर्वेद भी कहता है कि हम भिन्न भिन्न स्वादों को अनुभव करने के लिए डिजाइंड हैं, हम बने हुए हैं। तो हम हर किस्म के स्वाद को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी जो एक संतुलित अवधारणा है भारतीय आयुर्वेद की, वो कहते हैं कि जब सारे स्वादों के प्रति व्यक्ति समान रूप से एक संतुलित अभिव्यक्ति दे पाता है या उसको अनुभव कर पाता है, तो उसके शरीर मन को हम पूरा स्वस्थ कह सकते हैं। लेकिन किसी की किसी स्वाद पर सेंसिटिविटी ज़्यादा है, किसी पर कम है, किसी के लिए ऑब्सेशन ज़्यादा है, किसी के लिए रिपल्सन ज़्यादा है, तो इसको असंतुलन में रखेंगे। संतुलन में ये है कि स्वाद कैसे भी हो तो
तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन संतुलन में, तो उन संतुलन में आने के लिए भी हमको हर पहलू से गुजरना होता है। कोई इससे लड़ाई नहीं लड़ता। जैसे हम भोजन में आते हैं तो भोजन में हमारे अंदर कोई लड़ाई है। एक टेबल पर सारे भोजन रखे होते हैं और हम लोगों के जो पारंपरिक डिस्प्ले में तो सारी वैरायटी होती है। मीठा भी है तो उसमें नमकीन भी है, खट्टा भी है, सब कुछ है, सारी वैरायटी है और हम सबको एक साथ एक्सेप्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो जैसे सारा भोजन एक ही किस्म के जो रूप हैं उनका अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। बहुत बायोलॉजिकली और बहुत ही मेडिकली चले जाएंगे तो वो सब फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स और इन सब का ही अलग अलग फॉर्म है। स्वाद वगैरह उसके अलग हो गए हैं, रंग रूप अलग हो गए, लेकिन जो फंडामेंटली उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो एक ही है, उसके वेरिएशन है। तो हम उसको जानते हैं तो हमें कोई अड़चन नहीं होती। मनुष्य के साथ हमको बहुत अड़चन होती है क्योंकि हम उसके वेरिएशन से उलझ जाते हैं। हमको लगता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे ही फलों और सब्जियों की तरह हैं, कुछ ज़्यादा मीठे हैं गन्ने की तरह, कुछ मिर्चे की तरह हैं, ज़्यादा तीखे हैं, कड़वे हैं, कुछ नींबू की तरह भी हो सकते हैं, खट्टे हो सकते हैं। अब वो हैं, उनका टाइप वैसा है, क्या कर सकते हो उसमें। अगर तुमको तुम्हारे अलाइनमेंट में वो फिट बैठते हैं तो ठीक है, नहीं फिट बैठते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग होते हैं ऐसे, लोगों के विचार भी ऐसे होते हैं। अगर तुम विचारों की रेंज देखोगे तो उसमें सब कड़वे, कसैले, खट्टे, मीठे सब विचार और भाव तैरते रहते हैं। 24 घंटे में भी एक व्यक्ति के जो अंतर मन में विचार घुमड़ते हैं, अगर उनको वो खुद ऑब्जर्व करके देखे तो उसमें हर किस्म के विचार होते हैं, हर किस्म के, एक ही किस्म का कोई विचार नहीं होता। फिर हम फिल्टर करके मीठा मीठा विचार निकाल लेते हैं। जब बाद में हम बैठते हैं तो हम मीठा मीठा विचार निकाल कर बात करते हैं, क्योंकि वो कल्चरली हमको अच्छा जान पड़ता है। तो सारी बात हम सामने नहीं रखते किसी के। रियलाइजेशन यहाँ पर क्या है जनक की बात का, कि इन भिन्नताओं में क्या पढ़ना, क्योंकि वो हैं तो एक ही फोर्स, एक ही सोर्स, एक ही एनर्जी का मैनिफेस्टेशन। तुम इतना बस जानते हो तो तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई अड़चन नहीं, व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए कोई अड़चन नहीं, तुम शांत हो सकते हो। यही रियलाइजेशन है। अब मान लो भोजन की ही बात हम करें, इसलिए कह रहे हो कि उन्होंने गन्ने का उदाहरण दिया है जनक ने, तो मेरी साइड से भी बात बनती है कि गन्ने टाइप के उदाहरण से ही बात समझाई जाए। तुम्हें कोई खास भोजन पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तुम इसी से पसंदगी नापसंदगी बना लेते हो, नहीं बना लेते। तुमको कोई एक विचार पसंद है, किसी को दूसरा विचार पसंद है, तुम पसंदगी नापसंदगी बना लेते हो एक दूसरे की। क्या अंतर पड़ता है? लोगों के अंदर वैचारिक भेद रहने दो, लोगों के अंदर उनकी प्रवृत्तियों के भेद रहने दो, उनके व्यक्तित्वों के भेद रहने दो। वो उनके शरीर मन के अलग आकार की वजह से है, एक अलग व्यवस्था की वजह से। प्रकृति इसमें बिल्कुल एटीज है। उसी मिट्टी से गन्ना उगा है और उसी मिट्टी से अभी मिर्चे का पौधा उगेगा। उसी हवा को उसने पिया है, उसी धूप को उसने पिया है, उसी पानी को उसने लिया है। एक मीठा हो गया है, एक कड़वा हो गया है। उनके अपने जो संरचनागत मौलिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस हैं, भेद हैं, उनके कारण बाकी सब कुछ उनको मिला एक ही जैसा है। तो कभी ये नहीं हम कह सकते हैं कि बाकी चीज़ों का भी कोई योगदान है, यानी कि कोई भी भोजन हो, खाने की चीज़ हो, उसमें वही सारे एलिमेंट जाते हैं जो किसी के अंदर भी जाते हैं, कोई और एलिमेंट नहीं जाता। तुम खेत में कोई भी चीज़ उगाने जाओ, तुम एक ही पानी देते हो, सबको अलग अलग पानी तो नहीं देते कि मीठे वाले पौधों को मीठा पानी देते हो और खट्टे वालों को खट्टा पानी देते हो,
वो तुम्हारे गोलगप्पे की तरह थोड़े ही हैं, अलग अलग उसमें पानी की वैरायटी हो, खाद तुम एक डालते हो, धूप एक ही आती है, एक ही हवा में वो टकराते हैं, लेकिन उनका जो संरचनागत स्ट्रक्चरल संभावना का जो रूप है वो भेद ले आता है संभावना का। तो इसी तरह से जब अलग अलग मनुष्य आते हैं तो उनके अंदर अलग अलग संभावनाओं के बीज ये अस्तित्व ही बिखेरता है, और फिर वो उन्हीं परिस्थितियों में विकसित होकर अलग अलग अभिव्यक्तियों में ढल जाते हैं। जो अवेकन्ड व्यक्ति है वो बस इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करके जीता है और कोई अड़चन नहीं उसमें लाता, और वो तभी कह पाएगा कि ये सारा विश्व मुझसे ही व्याप्त है, नहीं तो कहना बड़ा मुश्किल है। जब तक तुम इस सारे भेद और उसकी जो वननेस की पृष्ठभूमि है उसको नहीं जान लोगे तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब कोई साधु खड़ा हो, जनक की तरह कहना बड़ा मुश्किल है। वो कैसे कहेगा कि टेररिस्ट भी तुम्हारा ही रूप है, तुमसे ही व्याप्त है, या और भी जो तमाम तरह की विध्वंसकारी शक्तियां हैं वो भी तुम्हारा ही विस्तार है, तुमसे ही व्याप्त है, ऐसा नहीं कह पाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं, वो तो अपना ही क्रिएशन है, मुझसे तो साधु संत व्याप्त हैं, देवदूत व्याप्त हैं, सब अच्छा अच्छा मुझसे व्याप्त है विश्व में, और उनको तो सुधारना है। जनक कहाँ कह रहे हैं कि मुझको सुधारना है उनको, वो तो सीधे कह रहे हैं पूरा विश्व मुझसे व्याप्त है। फिर गन्ने के उदाहरण को और आगे ले जाओ, अभी हम पीछे ले जा रहे थे तो शून्यता में चले गए, आगे ले जाओ तो उसी गन्ने से शराब बन जाती, गन्ने के रस से एल्कोहल बन जाता है, स्पिरिट बन जाती है। फिर जब तुम शराब को देखोगे तो भी वही गन्ना है, कन्वर्ट होके। शराब पीकर जब कोई व्यक्ति कहीं तुमको गिरा पड़ा मिलेगा तो उसके अंदर भी वही गन्ना काम कर रहा है, वही रस गन्ने का। लेकिन गन्ने का रस हम अगर ढूंढें भी तो हम मीठे मीठे तक तो ढूंढ लेंगे, लेकिन उस कड़वी शराब तक ले जाने में भी हमारी कल्पना कई बार चूक जाएगी। तो एक चीज के बहुत वेरिएशन और सब वही व्याप्त है, उसका कोई संघर्ष नहीं है।